तो आपका एफआर का एग्जाम है और आपको कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, टेंशन मत लो, 1 मिनट में समझा देता हूँ। कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें डेट और इक्विटी दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। मतलब एक तरह से वो लोन भी है और एक तरह से वो आपका इक्विटी भी है। सर ये कैसे पॉसिबल है? जी हाँ सर, पॉसिबल है। कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट जैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर। अब कन्वर्टेबल डिबेंचर का की शर्तें ये होती हैं कि आप कुछ टाइम पीरियड के बाद उन डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हो। ठीक है सर। बट अब इसमें इक्विटी का पार्ट और डेट का पार्ट, हमारा आईएफआरएस जो 9 और 7 है, 7 तो नहीं, जो आईएफआरएस 9 है वो ये कहता है कि हमें इक्विटी और डेट अलग अलग करना पड़ेगा। अब सर इसको करेंगे कैसे? तो बेटा आपको निकालनी पड़ेगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश फ्लोज फ्रॉम दैट डिबेंचर। तो जो भी डिबेंचर का जो भी आपका कैश फ्लोज है, मान लो 2% 5% है, आप कैलकुलेट करो और लास्ट में डिबेंचर वापस देना पड़ेगा। तो लास्ट ईयर में जो भी डिबेंचर की वैल्यू है वो वापस करो, कैलकुलेट करो और उसको प्रेजेंट वैल्यू एज पर मार्केट रेट लेकर के आओगे। तो जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू का टोटल आएगा, सारे 5 साल 10 साल जितने भी साल का वो डिबेंचर है, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ डेट। अब टोटल में से जब आप वैल्यू ऑफ डेट माइनस करोगे तो वो वैल्यू ऑफ इक्विटी बन जाएगी। अच्छा, ये इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है, राइट? तो ये जाता है ओसीई में, मतलब अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी में, जिसको हम सोकी के अंदर दिखाते हैं। और लास्ट में अगर इशू नहीं होते हैं तो इसको हम वापस से रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर देते हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद एज मेनी एज पॉसिबल एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।